जय हिंद दोस्तों। भारत के जो 50वें चीफ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जो है वो रिटायर हो चुके हैं और जो अगले जो हमारे चीफ जस्टिस है 51 चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना जिनकी नियुक्ति हो गई। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हम लोग जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के तमाम तरह के जो जजमेंट इन्होंने दिया है इनको आज समझते हैं और इनकी थोड़ी सी जो है लाइफ को भी हम समझेंगे कि आखिर इन्होंने जो है एजुकेशन कैसे लिया, कैसी इनकी जर्नी रही यानी कि चीफ जस्टिस बनने तक। तो तमाम तरह की जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर टॉप इन्फॉर्मेशन के अंदर जो हम समझने वाले हैं, तो चलिए इसको समझते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जिनका जो आप अगर कैरियर को देखें तो कैरियर जो है स्टार्ट होता है, ये बीए जो है कवर करते हैं इकोनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो यहाँ से जब करने के बाद जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करते हैं दोस्तों। इसके बाद ये एलएलएम करने के लिए चले जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस के अंदर। इसके बाद ये कई तरह के लेक्चरार बनते हैं। इनकी जर्नी देखिए कितनी अच्छी थी। इसके बाद ये प्रोफेसर बनते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चालू करते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इसके बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं एज ए एडवोकेट। इसके बाद ये सीनियर एडवोकेट बनते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में 1988 में दोस्तों। इसके बाद ये सॉलिसिटर जनरल बनते हैं 1988 में और इसके बाद जो है अपॉइंट होते हैं जज। इसके बाद जो है इनकी अपॉइंटमेंट होती है जज के रूप में। इसके बाद जज बनते हैं कौन से कोर्ट के? बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बनते हैं 29 मार्च 2000 को ये जज बनते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। इसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद के चीफ जस्टिस बनते हैं। इसके बाद साथ में डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर भी बनते हैं। इसके बाद जो है जब ये इनकी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस बनते हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2013 में। इसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं 13 मई 2016 को। 2016 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। इसके बाद ये चीफ जस्टिस बनते हैं दोस्तों। इसके बाद ये चीफ जस्टिस बनते हैं जो कि भारत के 50वें चीफ जस्टिस थे। तो आपको ये पूरी की पूरी जर्नी रही। अब समझते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो जुडिशरी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और इनमें से कुछ वीडियोस, कुछ जो आपके जजमेंट हैं उसके ऊपर तो मैं डिटेल्ड वीडियो ला चुका हूँ। आप वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, इसमें कई सारे जजमेंट्स हैं। तो ये जो जजमेंट्स हैं डीवाई चंद्रचूड़ के, इनके जजमेंट जो हैं वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो जजमेंट जो आपका है उसको जानने से पहले कुछ विशेष बातें जो इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपका अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लगभग 1275 अधिक बेंच पर सेवाएं दी हैं। 1275 बेंच में इन्होंने रहे हैं, जिसमें से 613 फैसले जो है इन्होंने लिखे हैं लगभग, और 500 फैसले जो है उन्होंने मुख्य जज के रूप में यानी चीफ जस्टिस के रूप में जो है उन्होंने 500 फैसले जो है इन्होंने लिखे हैं दोस्तों। तो कई तरह के जो फैसले हैं, चलिए एक फैसले को देखते हैं। तो पहला फैसला जो है वो निजता का मौलिक अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था जिसमें 9 जज की बेंच बैठी थी। और इस जजमेंट को जो है इन्होंने जो है इसके अंदर डीवाई चंद्रचूड़ की बहुत बड़ी भूमिका है। आधार कार्ड वाला केस इसको बोलते हैं, जो कि जस्टिस केस का नाम था जस्टिस केस पुट्टास्वामी भारत सरकार बनाम भारत सरकार। इस केस के अंदर जो है पुट्टास्वामी भी जज ही थे, जो कि इस आधार कार्ड के संबंधित ये मामला है, आधार कार्ड से रिलेटेड ये मामला है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं मेरे इंडिपेंडेंस डे वाले सीरीज में। तो चलिए अब निर्णय को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से ये माना था कि निजता का जो अधिकार है यानी कि राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वो अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है और स्वतंत्रता का अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। और यह निर्णय ने भारत की निजता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की जो है व्याख्या की है। इसके साथ अगर आप देखेंगे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की क्या भूमिका थी इस केस के अंदर, तो इसमें उन्होंने बहुत ही मतलब बहुमति से जो है इन्होंने फैसला दिया था। और इसमें जो है इन्होंने माना था कि जो निजता का अधिकार जो है वो मौलिक बताया इसको। इसके साथ ये भी कहा कि निजता की जो अधिकार है वो इंसान की गरिमा और स्वतंत्रता का जो है एक अंग है, एक अभिन्न अंग है। तो ये सोचिए कि कितना बड़ा जजमेंट होता है। केस का नाम आपको याद रखना है, जजेस कितने थे, डेट क्या था, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं
अगले केस की तरफ। अगला केस है दोस्तों समलैंगिक में अपराध मुक्त करना, समलैंगिकता को अपराध मुक्त करना, ये भी बहुत बड़ा जजमेंट है। इसके ऊपर भी मैंने जो इंडिपेंडेंट डे सीरीज में आप जाकर डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर ये केस है दोस्तों। होमोसेक्सुअलिटी जो है, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर ये बहुत बड़ा जजमेंट है दोस्तों। इसमें आपका नवजीत सिंह जोहार बनाम भारत सरकार, ये केस का नाम है। इस केस में 6 सितंबर 2018 का जो है आपका ये मामला, इसमें देखिए निर्णय क्या दिया गया था। 5 जज की बेंच बैठी थी। इसमें जो आईपीसी की सेक्शन 377 है, धारा 377, इससे संबंधित ये मामला है। और इसको जो आंशिक रूप से इसको समाप्त कर दिया गया, धारा 377 को कुछ पार्ट जो है इसके कुछ पार्ट समाप्त कर दिए गए, ठीक है। और जो सहमति से बने समलैंगिक संबंध को अपराध मुक्त कर दिया गया। होमोसेक्सुअलिटी जो कि कंसेंट के साथ बने हैं, उसको जो है ऑफेंस जो है वो नहीं माना जाएगा। ये इस जजमेंट के अंदर रखा गया, ठीक है ना। अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है अपने निर्णय में कहा कि धारा 377 ने समलैंगिक नागरिकों को हाशिए पर ला दिया है और उन्हें विचारों को वंचित कर दिया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें जो है काफ़ी बड़ा रोल था। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है दोस्तों जो कि इस होमोसेक्सुअलिटी से बिलोंग करती है। तो सोचिए कितनी बड़ी जजमेंट हो गई ये आम लोगों के लिए। तो ये भी जजमेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री, ये जो मामला है 5 जज का बेंच है। इस केस का नाम है जोसेफ साइन बनाम भारत सरकार। ये जो केस है एडल्ट्री के ऊपर है दोस्तों, यानी कि आईपीसी की धारा 497, आईपीसी की धारा 497 जो है इससे संबंधित है। अगर आप देखें इसमें न्यायालय ने जो है भारतीय दंड संहिता जो 497 को असंवैधानिक करार दे दिया, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसको करार दिया। और जो केवल पुरुषों को व्यक्ति विचार के अपराध को दोषी ठहराती थी, और यह धारा महिलाओं के अधिकार को सीमित करती थी और पैट्रियार्की व्यवस्था को जो है मजबूत करती थी। इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ ने काफ़ी बड़ा जजमेंट दिया था एडल्ट्री के ऊपर। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो है केस लॉ को याद रखना है। चलिए अगले तरफ चलते हैं। अगला जो है सबरीमाला मंदिर प्रवेश, बहुत बड़ा जजमेंट है दोस्तों महिलाओं के लिए, क्योंकि इस जजमेंट का केस का नाम है यंग इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। केरल के अंदर ये मंदिर है दोस्तों सबरीमाला। इसके अंदर महिलाओं को यानी कि मेंस्ट्रुएशनल पीरियड के समय में एंट्री नहीं करने दिया जा रहा था। ये मामला इतना बड़ा तूल पकड़ा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया, डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके ऊपर जजमेंट दिया और 4-1 की बहुमत रही इसमें। और कहा गया कि महिला के मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश से रोकना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। और यह जो प्रथा है महिलाओं को समानता स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है, क्लियर बोल दिया गया दोस्तों। सोचिए कितना बड़ा जजमेंट है ये। इस जजमेंट की वजह से जो है कई महिलाएं जो है जो इस मंदिरों में पूजा नहीं कर पाती थी, उनको जो है इसमें पूजा करने का अधिकार मिल गया। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट हो जाता है जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है अपनी भूमिका निभाई। अगला जजमेंट है अयोध्या भूमि विवाद। इसका केस का नाम आपको पता है दोस्तों? इस केस का नाम है मोहम्मद सिद्दीकी बनाम महंत सुरेश दास। इस केस का नाम ये है दोस्तों, इस केस को याद रखिएगा। सिर्फ अयोध्या भूमि विवाद से मत समझिएगा। केस का नाम है मोहम्मद सिद्दीकी बनाम महंत सुरेश दास। ये केस तो बहुत पुराना चला। इतने पुराने केस के अंदर जो है इन्होंने जजमेंट दिया। 2 केस तो ऐसे हैं, 370 वाला जो मामला है अभी आगे बताऊंगा, और ये आपका अयोध्या भूमि वाला है। ये दोनों मामले तो ऐसे हैं कि इनको पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। यानी कि ये ऐसे कंट्रोवर्शियल मामले थे जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल था। तो इसको जो इन्होंने सुलझाया और इसमें निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अयोध्या की जो विवादित भूमि को श्री राम विराजमान को देने का आदेश दिया। और मुस्लिम पक्ष जो थे उनको अयोध्या में एक वैकल्पिक स्थल देने का जो है निर्देश
दिया। इसमें अदालत ने मस्जिद को जो गिराया गया, इसको जो है गंभीर कानूनी उल्लंघन जो है, गंभीर जो है कानून का जो है उल्लंघन माना था। ये चीज़ें जो है इसके अंदर जो किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट रहा दोस्तों, जो कि लोगों के लिए जो है, आम जन नागरिकों के लिए दिया गया। डीवाई चंद्रचूड़ का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने सर्वसम्मति से जो है ऐसे मामले को सुलझाए जो कि एक कम्युनल राइट बन सकता था पूरे देश के अंदर, जो कि इतने अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक इस मामले को जो है सुलझा लिया गया। अगला था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन। दिल्ली के कैपिटल पर कौन राज्य करेगा, दिल्ली के राजगद्दी पर कौन राज्य करेगा, इसकी लड़ाई जो है वो हमेशा से चलती रहती थी। इसका जो है, इसका भी समाधान जो इन्होंने कर दिया, और इसका समाधान कर दिया दिल्ली एनसीटी सरकार बनाम भारत सरकार के इस केस के अंदर। और इस केस में कह दिया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चलाएगा। दिल्ली को कौन चलाएगा? दिल्ली का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री है, ना कि उपराज्यपाल। उपराज्यपाल जो है वो दिल्ली को नहीं चलाएगा, दिल्ली को मुख्यमंत्री चलाएगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 239A के अंदर जो है लिखा हुआ है, जिसमें दिल्ली की एक विशेष प्रावधान प्राप्त है, दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है इसके अंदर। ठीक है, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है इस बड़े विवाद को जो है वो सुलझा दिया। ये एक बहुत बड़ा जो है मामला होता है दोस्तों। अगला है समलैंगिक विवाह का अधिकार। समलैंगिक विवाह का जो अधिकार है वो भी एक बहुत बड़ा जजमेंट है दोस्तों। सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार का ये मामला है। देखिए यहाँ सुप्रिया 2 बार लिखा हुआ है, सुप्रियो और सुप्रिया। ठीक है, तो ये जो केस का नाम है, इस केस को देखेंगे अगर आप, इसमें निर्णय दिया गया कि 5 न्यायाधीशों ने पीठ ने निर्णय दिया कि जो समलैंगिक युगलों के लिए विवाह का अधिकार मौलिक नहीं है। समलैंगिक युगल जो है, समलैंगिक कपल जो हैं, उनके लिए जो विवाह का अधिकार जो है वो मौलिक नहीं है। ठीक है, तो ये जजमेंट जो है, इसमें ये भी जजमेंट जो है एक खास कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है, यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके ऊपर जजमेंट दिया। अगला जजमेंट था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हमेशा से विवादित रहा, आज़ादी के समय से विवादित रहा। इसको निरस्त करने, चूँकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्टिकल 370 तो पार्लियामेंट ने हटाया था। देखिए, संशोधन आर्टिकल 370 को किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज को निरस्त कर दिया। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले 370 को निरस्त करके बरकरार रखा। यानी कि जो आपको टाइटल को जो आपको किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल, उसको जो है निरस्त करके, और जो आपकी पार्लियामेंट ने जो नियम बनाया उसको बरकरार रखा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट रहा, जो कि इसमें डीवाई चंद्रचूड़ की क्या भूमिका थी अगर देखें तो डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे संघीय असमानता का हिस्सा बताया और इस विचार को खारिज किया कि विशेष दर्जा राज्य की संप्रभुता का संकेत है। उनका दृष्टिकोण भारत की अखंडता और संघीय ढांचे को बनाए रखने को लेकर केंद्रित है। तो ये जजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ठीक है, जो कि इन्होंने दिया। अगला जजमेंट है इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये कह सकते हैं कि ऐसी जजमेंट थी जो कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही इसके अंदर कनेक्टेड है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को ही जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया इन्होंने। सोचिए कितनी बड़ी बात थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड को डीवाई चंद्रचूड़ ने असंवैधानिक घोषित किया, और इस केस का नाम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत सरकार। इस मामले के अंदर जो है कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, और यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह मतदाताओं की जानकारी के अधिकार का उल्लंघन करती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भर के पैसे जो है पॉलिटिकल पार्टी जो इकट्ठा करते थे चंदे के रूप में, तो चंदा सिस्टम को जो है बंद करने का काम जो है इससे किया गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड से किया गया। तो इसमें डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत बड़ा स्टेप लिया था दोस्तों। अगला जजमेंट देख लेते हैं। अगला जजमेंट हालिया जजमेंट है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ST/SC का उपवर्गीकरण। ST/SC यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर उपवर्गीकरण यानी कैटेगराइजेशन को लेकर जो है ये जजमेंट जो है इन्होंने दिया स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के मामले में। इसमें देखेंगे अगर आप, इसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 7 जज की बेंच बैठी थी, जिसमें 9 जज की बेंच बैठी, इसमें 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया गया। SC/ST की श्रेणियों में उपवर्गीकरण किया। जैसे OBC के अंदर, OBC में आप देखेंगे 2 पार्ट होता है, क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। उसी तरीके से जो है ST/SC में भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है
वो एसटी-एससी के अंदर जो है, एसटी-एससी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगराइजेशन कर सकती है, ठीक है। उपवर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? यह फैसला जो है इस आधार पर लिया गया कि संविधान के अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत आने वाले विभिन्न जो समुदाय हैं, उनको अलग-अलग प्रकार से भेदभाव, असमानता का सामना करना पड़ता है। अतः जो वर्गीकरण का उद्देश्य ये है कि पिछड़ेपन के भीतर भी लोग पिछड़ेपन में हैं, तो उस पिछड़ेपन की समस्या को दूर करने के लिए और ज़रूरतमंद समूह को जो आरक्षण देने के लिए, देखिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये ऐसे-ऐसे जजमेंट जब आए तो आरक्षण खत्म करने के बाद, देखिए आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? ताकि वैसे लोग जो समाज में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, उनको आगे लाया जाए। तो जो व्यक्ति एसटी-एससी में बहुत आगे आ चुके हैं, उनको क्यों आरक्षण दिया जाएगा? ये चीज़ था, इसलिए इसको कैटेगराइज़ करने की बात की गई कि ऐसी कैटेगरी बनाइए, एक एसटी, एक एससी, वैसे आरक्षण तो सबको दिया गया है, लेकिन ज़्यादा किसको दिया जाएगा? जिसको ज़्यादा उसको दिया जाएगा, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको नॉर्मल आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया था कि एससी से सबको हटा दिया गया, हटाया नहीं गया, बंद नहीं किया गया, बस डिवीज़न कर दिया गया, ठीक है? डिवीज़न किया गया। तो ये आपका जो है जजमेंट रहा, इसमें जो है आपके सीजेआई का जो है, यानी कि चीफ जस्टिस जो हमारे चंद्रचूड़ जी थे, इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा और उन्होंने जो है काफ़ी जो है इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया, जो समाज को जो है एक सही दिशा की तरफ लेके जाने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इससे जुड़िए, आपको तमाम जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में अभी आप लिंक मिल जाएगा आपको, और आगे जो है मैं कई तरह के लेक्चर्स लेके आऊँगा, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िए ताकि जो है आपको जो है सारी जानकारी जो है प्रॉपर मिल सके। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी वर्दी रहा होगा, अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं क्लास लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।